हेलो बच्चों, वेलकम टू द नीट 2027 सीरीज ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी। बेटा, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ इस चैनल से आपको फ्री कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड कराने वाली हूँ। दिसंबर तक मैं आपको पूरा कंप्लीट बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रेगुलरली इस चैनल पर जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। अगर आप नए हैं तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज में बेटा हम ऑलरेडी सेल और सेल डिवीजन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं यूनिट 1 से, और यूनिट 1 का हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर उठाने वाले हैं, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो इतना इंपॉर्टेंट बेसिक सा चैप्टर है, इसको एनसीईआरटी ने क्यों डाला हुआ है? क्यों डाला है? ताकि आप घबराओ ना। एकदम से अगर आप 10th करके बच्चा है, उसको सीधे सीधे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया ना, तो वो तो घबरा के मैथ्स वाले डिपार्टमेंट में चला जाएगा कि बस ऐसे ही सुना था कि बायोलॉजी इजी होती है, इजी नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत इजीएस्ट चैप्टर जो है वो डाला हुआ है एनसीईआरटी ने, द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लिविंग? लिविंग है क्या? किस चीज को आप लिविंग कह रहे हो? तो बच्चे को लगता है वाह, ये सब तो मुझे आता ही है, लिविंग तो मुझे पता है क्या है। जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जो खा रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो रिस्पॉन्स कर रहा है। इवन प्लांट्स के लिए भी उसे पता है कि वो लिविंग है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है। तो बच्चे को अच्छा लगता है कि लिविंग क्या चीजें हैं। तो लिविंग बेटा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी से डिलीट हो चुका है, अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब सीधे सीधे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की बात एनसीईआरटी में स्टार्ट की गई है, तो वहीं पर हम फोकस करेंगे। हमें बिल्कुल नीट बेस्ड चीजें पढ़नी है, एनसीईआरटी बेस्ड डेटा पर चलना है, इधर उधर ज्यादा नॉलेज नहीं अपने को इकट्ठी करनी है। देखो क्या है, लिविंग चीजें क्या है? वो लिविंग है जिसमें लाइफ है ना, जिसमें लाइफ है वो लिविंग है। जो जो ग्रोथ है, जिसमें जिसमें रिप्रोडक्शन है। ऑल दो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन सारे लिविंग्स में हो, लिविंग बींग्स में हो, है ना। जैसे म्यूल्स हैं वो स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रोथ भी सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो। हमें पता है टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं और ऊपर माउंटेन्स बन जाते हैं, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में होता है, बट वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन इसके अलावा मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती हैं लिविंग चीजों में, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाएंगी। तो लिविंग तो हम किसको कह रहे हैं? जिसमें क्या प्रेजेंट है? लाइफ प्रेजेंट है। तो जिसमें लाइफ प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं लिविंग। और बेटा अगर मैं लाइफ प्रेजेंट कह रही हूँ, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि जिसकी बर्थ, जिसका जन्म हो रहा है और जिसकी डेथ हो रही है। अब आपके माइंड में आ सकता है कि मैम कुछ तो इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं। बेटा हम एक मोटा मोटा जनरल बात कर रहे हैं, और अमीबा इमोर्टल ऐसे केस में नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ कभी नहीं हो रही है। वो बस यूनिसेल, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और कोई भी सिंगल सेल की यही कहानी है कि जब वो डिवाइड कर जा रहा है तो उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा है, वो दो नए सेल्स के फॉर्म में अभी प्रेजेंट है ना, डॉटर सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज होती है। तो लिविंग बींग्स में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर क्या होगा कि दोज विच कैन परफॉर्म, पूरा वही लिख देती हूँ, दोज organisms which are made up of cells। पहली बात तो यस, बिल्कुल ये लाइन तो आपको नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने बेटा आपको सेल पहले पढ़ाया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है ना तो वो सेल से मिलकर बना होगा। तो दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of cells, which are made up of cells and shows characters like growth, reproduction, है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बेटा मैंने वही लिख दिया कि सेल से मिलके बने। आप सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिख सकते हो, एंड कॉन्सियसनेस, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये उसको हम कह रहे हैं लिविंग। अब देखो क्या होता है कि जो भी लिविंग चीजें उन्हें हम आसानी से पहचान तो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम डिफरेंशिएट भी इजीली कर सकते हैं। अगर हम अपने आसपास ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि अगर मैं छोटे से रूम में ही देखूंगी तो मुझे कहीं चींटी, कहीं छिपकली, ठीक है, कहीं कॉकरोच, ये सब नहीं है तुम्हारे रूम में, मैं जानती हूँ, बट ऐसे ही अगर हम इमेजिन करें कि एक छोटे से घर के ही आसपास के एरिया में मुझे गाय, है ना, एक डॉग, एक कैट, एक रैट, ये कुछ ना कुछ मैं लिविंग चीजें ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। इवन प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं? ये सारी चीजें हम लिविंग बींग्स में काउंट कर पा रहे हैं। थोड़ा और अपना दायरा बढ़ाऊंगी कि थोड़ा और एरिया बढ़ाती हूँ, थोड़ा दूर का सोचती हूँ, तो मैं उसमें कुछ और एनिमल्स को या प्लांट्स को इंक्लूड कर पाऊंगी, तो और एरिया बढ़ाऊंगी तो और ज्यादा सोच पाऊंगी। क्लियर?
तो बेसिकली ये है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे बायोडायवर्सिटी भी बढ़ेगी। तो अगर मैं इस बायोडायवर्सिटी की बात करूं, बायोडायवर्सिटी मतलब बेटा, डाइवर्सिटी एक जनरल वर्ड है, वेरिएशंस कितने नंबर में वो चीज कोई भी प्रेजेंट है, और बायो मतलब लिविंग बींग्स, तो लिविंग बींग्स का नंबर कितना प्रेजेंट है। अब उस बायोडाइवर्सिटी को मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करूंगी कि इंडिया की क्या बायोडाइवर्सिटी, वो पढ़ेंगे 12th की इकोलॉजी में। जनरल यहाँ जो बात की गई है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, यानी कि मैं अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है उसकी बात कर रही हूँ। तो एक डेटा का, एक जो नंबर है ना डेटा का, वो आपको याद रखना है कि अब तक अर्थ पर जो बायोडायवर्सिटी का नंबर है, जो अब तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जो कैटेगराइज किया जा चुका है, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। बेटा ये पीवाईक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप इसको जो है जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आप पाओगे कि ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। तो ये जो बायोडायवर्सिटी है ना, चलो अपन लिख ही लेते हैं साथ में ही कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बहुत सारी बायोडायवर्सिटी, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो वो 1.7 टू 1.8 मिलियन। देखो एक चीज याद रखना बच्चे इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज ही अर्थ पर हैं, समझना, ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही है। ये वो नंबर है जिसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैटेगराइज कर लिया। साइंटिस्ट कहते हैं, जो इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि जो डेटा हम स्टडी कर रहे हैं अभी, जो अर्थ पर जो भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, जो भी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इसकी लगभग 50 टाइम्स, 50 गुना डाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अभी भी कॉन्टिन्यूसली कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, और कितनी ऐसी हैं जिन्हें हम अभी नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक्सटिंक्शन एंड इवोल्यूशन वाली भी, इसे मैं पढ़ाऊंगी आगे आगे अगले चैप्टर्स में। अभी के लिए हम वही डेटा याद रखेंगे जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में लिखेंगे कि ऑन अर्थ अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन। देखो बेटा कई बार ना क्वेश्चंस में इसको ना मिलियन की जगह बस बिलियन कर देते हैं, है ना, या लैक्स में इसका नंबर लिख देते हैं, तो वो भी लिख लो आप, 17 टू 18 लैख। 1.7 to 1.8 million species have been classified, या you can say identified on earth, या categorized भी लिख सकते हो, categorized on earth। on earth तो मैंने स्टार्ट ही किया हुआ है, तो categorized, ठीक है। ये डेटा है जो हमें याद रखना है। अब देखो अगली बात क्या आती है कि इतनी डाइवर्सिटी अर्थ पर प्रेजेंट है, ठीक है, हमें नंबर याद हो गया, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जो बेटा ऑर्गेनिजम्स है ना, इनको अलग अलग जगह पूरी दुनिया में, अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम्स से जाना जाता है, लोकल नेम से जाना जाता है। और आप अलग अलग कंट्री में क्यों जा रहे हो बेटा, हमारा इंडिया तो इतना रिच है ना, कल्चरली हम इतने ज्यादा रिच है कि हमारे यहाँ तो विद इन द स्टेट चीजें चेंज हो जाती है। इस एरिया में इस जगह पर एक चीज को कुछ और कह रहे हैं और दूसरी जगह कुछ और कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे याद कर लो, एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पर, बुक्स में भी वही मेंशन होता है जनरली। तो जैसे जो आक का पेड़ होता है ना, आक का जो पेड़ है उसे आक या आक कहा जाता है यूपी और राजस्थान वाले एरिया में, हम लोग आक कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आकड़ा कहते हैं हरियाणा में, है ना। वहीं अगर आप थोड़ा और आगे मूव कर जाओगे, एमपी में चले जाओगे, मध्य प्रदेश में, तो उसको मदार कह रहे हैं। तो अलग अलग नेम से जाना जा रहा है, लोकल नेम से जाना जाता है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि सपोज मैं यूपी से हूं तो मुझे पता है कि ये आक है ना। अब कोई दूसरे स्टेट, सपोज एमपी से, वो कह रहा है मदार, तो वो मदार कह रहा है और मैं आक कह रही हूँ, और एक दूसरे को हम दोनों समझ नहीं पा रहे कि हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ये चीज बहुत जरूरी है कि नेमिंग की जो प्रोसेस है ना, उसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। मतलब पूरे दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही कॉमन नेम से उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाए। अगर उसे कैलोट्रोपिस कहा जा रहा है, उसका नाम कैलोट्रोपिस रखा गया है, तो पूरी दुनिया में उसको कैलोट्रोपिस नाम से ही जाना जाए। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस को अगर होमो सैपियंस कहा गया है, तो पूरी दुनिया होमो सैपियंस ही बोले,
ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर मैं मेंजीफेरा इंडिका बोल रही हूँ तो सबके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेंजीफेरा इंडिका मतलब मैंगो की बात हो रही है, आम की बात हो रही है ना? ऐसे ये चीज जो है वो सॉल्व की जानी चाहिए। तो अगला उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। लिखेंगे हम दिस these organism करके लिख लो, these organisms are known by their common names। बेटा कॉमन नेम्स की कॉमन नहीं, कॉमन की जगह लोकल नेम्स लिखो बेटा, बाय देयर लोकल नेम्स, है ना, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। अच्छा, लोकल नेम्स के लिए ना एक नेम और देते हैं, वर्नाक्यूलर, है ना। तो कई बार ऑप्शंस में वर्नाक्यूलर लिखा होता है और बच्चे को समझ नहीं आता ये कौन सा नेम है। तो लोकल नेम्स या वर्नाक्यूलर नेम्स एक ही बात है, लोकल नेम्स या वर्नाक्यूलर नेम्स। These organisms are known by their local names or vernacular names. This creates confusion। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि ये सारी दुनिया में एक ही चीज को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस देयर इज नीड टू standardize names so that organism should be identified by same name across the world। ठीक है बेटा, आई बात समझ में कि इतनी बायोडाइवर्सिटी है और इसको जगह जगह अलग अलग नेम से, कॉमन नेम से हम एक ही चीज को जान रहे हैं और वो एक प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए नेमिंग की प्रोसेस का। सब जगह एक ही नाम से उसे जाना जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। अब इसको समझने के लिए हम समझते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में बेटा क्या है, देखो नॉमेनक्लेचर एक सिंपल सी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, एज सिंपल एज दैट। ओके, नॉमेनक्लेचर में कुछ नहीं है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग है, आप किसी को नाम दे रहे हो, दिस इज सिंपली नॉमेनक्लेचर। अब ये जो नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस है इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो वे है नॉमेनक्लेचर का, नेमिंग का, वो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऑल्दो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बाद लेटेस्ट ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आ चुका है, बट ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो वो उतना कॉमनली यूज नहीं होता है, भले ही वो लेटेस्ट है। आज भी हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं और वही हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, हम उसी की बात करेंगे। क्लियर? तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ही है। चलिए, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर का मतलब बता देती हूँ। नॉमेनक्लेचर मतलब प्रोसेस ऑफ, इट इज प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। प्रोसेस ऑफ नेमिंग को हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह दे रहे हैं नॉमेनक्लेचर। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर कब करोगे, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी मैं पढ़ाऊंगी टेक्सोनॉमी में, आइडेंटिफिकेशन भी स्टेप आएगा। 4 स्टेप होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। लास्ट में नॉमेनक्लेचर आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस स्टेप पर नहीं जा रहे हैं, टेक्सोनॉमी इसके बाद पढ़ाऊंगी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है बेटा, बाई का मतलब क्या होता है, टू, यानी कि यहाँ जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने वाले हैं, हम बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड कराने वाले हैं ऑर्गेनिज्म, हम मतलब कैरोलस लीनियस। ठीक है, उन्होंने प्रोवाइड कराया था, उन्होंने दिया था। तो पहले तो यही पॉइंट लिख लो, दिस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ताकि आपको कोई ये कंफ्यूजन ना हो कि कहीं ये रमा मैम ने तो नहीं दिया है। ठीक है, मैम ने तो नहीं दिया, तो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये लिख लो, इनका नेम जो है वो आप अच्छे से याद कर लेना।
बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका रूल। तो कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था। इसके अकॉर्डिंग एक किसी भी साइंटिफिक नेम में दो पार्ट्स होंगे, बाई मतलब टू, दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं जेनेरिक नेम या नेम ऑफ जीनस, और सेकंड पार्ट को हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट या नेम ऑफ स्पीसीज, है ना। स्पीसीज का जो नेम है वो सेकंड नंबर पर लिखा जाता है, जीनस का नाम पहले नंबर पर लिखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे रूल्स याद होंगे। एक बार जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इज जेनेरिक नेम, जीनस नेम, सेकंड इज स्पीसीज नेम। जीनस का नेम किससे स्टार्ट होता है, याद आ गया, कैपिटल लेटर से। स्पीसीज का नेम किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से, दूसरा रूल। तीसरा कि अगर हम उसे हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन लिख रहे हैं, तो दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है। और अगर हम उसे किससे लिख रहे हैं, मतलब उसे टाइप कर रहे हैं, तो हम उसे इटैलिक्स में लिख देंगे, अगर टाइप कर रहे हैं तो, ठीक है। तीसरी चीज के ये सब कैसे हैं, लैटिन डिराइव्ड हैं, इनका जो ओरिजिन है, मतलब जिस लैंग्वेज में लिखे जाएंगे वो लैटिन लैंग्वेज होगी, लैटिनाइज्ड होंगे। फोर्थ थिंग के इसमें साइंटिस्ट का नेम, जिसने उसको डिस्कवर किया, जिसने उसकी नेमिंग दी है, जिसने उसे आइडेंटिफाई किया, उसका नेम भी लिखा जाएगा थर्ड नंबर पर, बट वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, और उसके लिए अंडरलाइन वाला रूल भी एप्लीकेबल नहीं है और इटैलिक्स वाला भी एप्लीकेबल नहीं है। उसका नेम हम एक बार के लिए नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वो मैंडेटरी नहीं है। तो बस इतने से ही तो पॉइंट है बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। इजिएस्ट टॉपिक है ये, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने दिया, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस, ऐसे लिख लो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ऐसे लिख लो रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल लिखेंगे कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम जो साइंटिफिक नेम्स जो लिख रहे हैं ना बेटा, वो लैटिन डिराइव्ड हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर derived from लैटिन लैंग्वेज। देखो अब इसमें ना बेटा हम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते कि भाई ये वाली जो स्पीसीज है ना, मतलब ये लैटिनाइज्ड है ना। हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई ये वाली जो स्पीसीज है ना, ये तो हमारे कंट्री में ही मिलती है, हम क्यों लैटिन में नाम रखें, हम तो अपने हिंदी में नाम रखेंगे। तो ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया जा सकता। लैटिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है उसको सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसका भी रीजन है, मतलब लैटिन कोई क्यों भैया सेलेक्ट किया, हिंदी क्यों नहीं सेलेक्ट की, इंग्लिश क्यों नहीं सेलेक्ट की, चाइनीज क्यों नहीं सेलेक्ट की। तो रीजन बीइंग कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या है, क्योंकि उनको बोलने वाले प्रेजेंट है, तो उनको यूज हो रही है, तो उनमें कंटिन्यूअसली कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब बहुत बेसिक सी बात बताती हूँ, पहले इस चीज को आज से 10 साल पहले या और भी कम साल पहले एजुकेशन बोला जाता था, लेकिन अभी एकदम चेंज हो चुका है उसका प्रोनाउंसिएशन, हम उसे एडुकेशन बोल देते हैं, ड बोलते हैं, एडुकेशन बोलेंगे। तो ये चीज जो है वो चेंज होती जा रही है, कॉन्टिन्यूअसली चीजें चेंज होती रहती है लैंग्वेज में। ये जो लैटिन लैंग्वेज है, ये डेड लैंग्वेज है, इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कि जो भी वर्ड्स लिए जा रहे हैं, साइंटिफिक नेम्स लिए जा रहे हैं, वो लैटिनाइज्ड होंगे, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो भी साइंटिफिक नेम होगा ना, ये जो बेटा साइंटिफिक नेम लिखूं या बायोलॉजिकल नेम लिखूं, एक ही बात है। सपोज मैं बायोलॉजिकल ही लिख देती हूँ कि ये जो बायोलॉजिकल नेम्स है ना, बायोलॉजिकल नेम्स हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है। उनके नाम में कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। वो दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट इज name of genus name, and second component is specific epithet या name of species, ऐसे ही लिख लो। name of genus name ना, तो species name ऐसे लिख लीजिए, species name। इसको लिख लेंगे specific epithet, और इसे हम कह देते हैं जेनेरिक नेम, ठीक है। ये हो जाएगा। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स है उनमें दो कंपोनेंट है, जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है, और ये वाला जो है वो सेकंड कंपोनेंट है, क्लियर। पहले हम लिखेंगे जीनस नेम, फिर लिखेंगे स्पीसीज नेम। तीसरा रूल लिखते हैं बेटा, थर्ड रूल लिखेंगे नेम ऑफ जीनस शुड बी स्टार्टेड विद, किससे स्टार्ट होना चाहिए, विथ कैपिटल लेटर, while specific
स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला रूल लिखेंगे, इफ दे आर हैंड रिटन, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, दे आर हैंड रिटन, तो दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। ठीक है, और इफ प्रिंटेड देन, या ऐसे लिख लो, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ठीक है, अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, इटैलिक्स में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और अगर हैंड रिटन है तो दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑथर्स नेम। ठीक है, ऑथर्स नेम इज रिटन आफ्टर नेम ऑफ स्पीसीज in abbreviated form, short form में ना, abbreviated form, इसको not underlined, not in italics, ये वाला रूल नहीं लगेगा। इटैलिक्स में लिखना है या अंडरलाइन करना है ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नाम लिखा मेंजीफेरा इंडिका, तुम सबको पता होगा बेटा ये किसका नाम है, मेंजीफेरा इंडिका। तो मैंने हाथ से लिखा है इसलिए मैं इसे अंडरलाइन करूंगी सेपरेटली। जीनस का जो नेम है ये है जीनस, तो इसको मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर से, है ना, हम देख पा रहे हैं। और इसको, ये स्पीसीज है तो इसको किससे स्टार्ट किया है, स्मॉल लेटर से, इसको कैपिटल लेटर से। अब अगर मान लो लीनियस ने इसकी डिस्कवरी की है, अच्छा, किसी के नेम में हम पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं ना, तो लीनियस को मैं ऐसे लिन करके शॉर्ट में लिख दूंगी, मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये जो है ना, ये कौन है, ये ऑथर्स नेम हो गया, ये ऑथर्स नेम हो गया, ये जीनस का नेम है, ये स्पीसीज का नेम है। सिमिलरली मैंने लिखा होमो सैपियंस, तो होमो को मैं एच कैपिटल बनाऊंगी, सैपियंस स्मॉल में लिखूंगी। अगर मैं इसी को प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, मैं उसे इटैलिक्स में लिखूंगी। बस इतना ही है बेटा बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक चीज समझना, ये जो तीन पार्ट हो गए देखो नेम में, 1 2 3, तो इसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों नहीं कह रहे, नहीं बेटा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं कहेंगे। मेन कंपोनेंट तो नेम के क्या है, जीनस और स्पीसीज ही है। ये तीनों चीजें मिला के, तीनों 1 2 और ये तीनों, इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के हम कह देते हैं बाइनोमियल एपिथेट, तीनों को मिला के। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नेम में ही तीन पार्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का अगर मैं नेम देखूं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो हमारा नेम है होमो सैपियंस सैपियंस, लेकिन हम जनरली क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस ही बोल रहे हैं। क्लियर, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही यूजुअली फॉलो होता है। अब आगे मूव करते हैं, चलो, तो ये बात हो गई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने समझ लिया। एक चीज और समझो बेटा, नेमिंग की प्रोसेस को प्रोवाइड कराने के लिए ना कुछ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, जहां पर आपको नेम जो है वो रजिस्टर कराना पड़ता है उस पर्टिकुलर नई स्पीसीज का, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है। ऐसे तो बच्चे कई डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही मेंशन है और वही पूछे जाते हैं। हम उन्हीं की बात करेंगे कि क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ नेमिंग है ना, तो जो नेमिंग की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग, या ऐसे लिख लो नॉमेनक्लेचर डिपार्टमेंट्स, अब इसमें जो बेटा एनसीईआरटी में मेंशन है ना, मैं उन्हीं की बात करूंगी। 2 मेंशन है, फर्स्ट इज आईसीबीएन और दूसरा है आईसीजेडएन। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, बॉटनिकल, बॉटनी किसके लिए होती है, प्लांट्स के लिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजी किसके लिए पढ़ते हो, एनिमल्स के लिए। तो आईसीबीएन किसके लिए हो गया, फॉर प्लांट्स, है ना, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। और ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर
एनिमल्स, ठीक है। तो आपको दो ही डिपार्टमेंट याद रखने हैं बेटा, फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। आईसीबीएन क्या है, फुल फॉर्म भी लिख लेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ये हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ, देखो ध्यान देना यहाँ 4 है या ऑफ, ठीक है, कई बार ना इसी चीज को ऊपर नीचे करके ऑप्शन गलत हो जाता है, फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये हो गए डिपार्टमेंट्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब देखो क्या होता है, हमने ये देख लिया कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो अर्थ पर कैटेगराइज की जा चुकी हैं। इनकी जो ये प्रॉब्लम थी कि हर स्पीसीज को, एक ही स्पीसीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके लिए हमने नॉमेनक्लेचर समझ लिया कि भाई हमारे पास बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है। लेकिन आप एक चीज समझो बेटा, इतनी स्पीसीज को 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो स्टैंडर्डाइज हैं, जो कैटेगराइज की जा चुकी हैं, उन्हें अगर आप पढ़ने जाओगे और एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पूरा जीवन लग जाएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज को कैसे पढ़ा जाए, मतलब कैसे कैटेगराइज किया जाए कि हम सबको पढ़ लें और बहुत कम टाइम में हम इनकी स्टडी कर लें। तो इनको क्या किया गया, ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया, कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ना, मतलब क्लासीफाई किया गया, कैटेगरीज बनाई गई, कैटेगराइज किया गया। अब किस बेसिस पर कैटेगराइज करोगे, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टर्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भी मैमल्स हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया, है ना, एनिमल्स को अलग रख दिया, प्लांट्स को अलग रख दिया, प्लांट के अंदर भी जो नॉन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको अलग रख दिया, फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग रख दिया, है ना, या जो लोअर प्लांट्स हैं लाइक थैलोफाइट्स, ब्रायो, उनको अलग रख लिया। मतलब कुछ ना कुछ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, फंगस है उसको अलग रख दिया, ये सब एक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स को अलग रख दिया, नॉन वर्टिब्रेट्स को अलग रख दिया। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया कि आप एक क्लास पढ़ रहे हो, सपोज आपने मेमेलिया क्लास पढ़ ली, तो आपने मेमेलिया क्लास के अंदर एक ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा, आपने हजारों ऑर्गेनिजम्स की फीचर्स पढ़ ली, ठीक है। आप जान गए कि इसमें भी ये मिलेगा, इसमें भी ये मिलेगा, इसमें भी ये मिलेगा। तो अब इन ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या किया जाता है, इनको कैटेगराइज किया जाता है ग्रुप्स में, है ना, ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। और उन ग्रुप्स को हम क्या देते हैं, टेक्सा, है ना, टेक्सा, उनको क्या कह देते हैं, टेक्सा। टेक्सा का मतलब होता है रैंक, कैटेगरी, ग्रुप, है ना, ये कह देते हैं। तो आप सिस्टमेटिक्स पर आने से पहले नेक्स्ट लिखेंगे, टू स्टडी दिस लार्ज नंबर ऑफ biodiversity organisms are categorized, yeah, you can write classified into various categories based on some common characters called, क्या कह देना है बेटा, हम उन कैटेगरीज को कॉल्ड टेक्सा। देखो टेक्सा प्लूरल फॉर्म में कह देते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हम कह देंगे टेक्सॉन, है ना, ये सिंगुलर वर्ड हो जाएगा टेक्सा। टेक्सा का मतलब क्या होता है, टेक्सा का मतलब होता है इट मीन्स रैंक, कैटेगरी या कोई भी ग्रुप, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो अब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लाइक जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस को ही ना अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमें कहा गया कि हमारी क्लास क्या है, मेमेलिया है ना, हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है ना, हमारा किंगडम क्या है बेटा, मैं जनरल पॉइंट कुछ भी जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं लिख रही हूँ, किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। हमारा फाइलम क्या है, हमारा फाइलम है वो नोटोकॉर्ड है हमारे पास, तो वर्टिब्रेट्स है, नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड में आ जाएंगे हम, वर्टिब्रेटा में आ जाएंगे, वर्टिब्रेटा भी लिख सकते हो, वर्टिब्रेट्स
इनमें आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना बेटा, ये जो सब चीजें हैं, क्लास है, ऑर्डर है, किंगडम है, फाइलम है, ये सब ऑल दीज आर टेक्सा, ये सब टेक्सा हैं, ये सब कैटेगरीज हैं, ये सब रैंक्स हैं। क्लियर? ये है एक वे ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या हो रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सॉन्स में उनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पर रखा हुआ है। क्लियर? कहीं उसको मेमेलिया क्लास के साथ पढ़ रहे हैं, कहीं हम उसे प्राइमेटा ऑर्डर के साथ पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो वे है ना ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में क्लासिफाई करने का, इसको जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है? अच्छा, ये जो कैटेगरीज है ना, इन पर अभी आते हैं। पहले आप ये लिख लो टेक्सोनॉमी, कि ये जो ग्रुपिंग है ना, मतलब ये जो टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन इनटू वेरियस texas based on common characters। ठीक है? ये है प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन, वो टेक्सोनॉमी है। ये जो टेक्सोनॉमी है कि टेक्सा के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा रहा है, वो टेक्सोनॉमी है। अब ये टेक्सोनॉमी है ना, ये दो टाइप की है। ये जो टेक्सोनॉमी है, ये दो टाइप की है। एक है आपकी कन्वेंशनल या मतलब लाइक क्लासिकल कह सकते हो, क्लासिकल या कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी, पुरानी है ना। और एक है बेटा मॉडर्न टेक्सोनॉमी, एक है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहां पर पढ़ाने वाली हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लासिकल कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी है ना, इसमें बेटा 4 स्टेप्स हैं। इसमें 4 स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप? फर्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे बेटा। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, थोड़ी देर पहले शायद मैं आपसे कह भी रही थी, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर। फोर्थ इज नॉमेनक्लेचर। ठीक है? ये इनको याद रखने का जो ट्रिक है वो है, आपको एक वर्ड याद रख लो, CICN। पता नहीं मतलब ये ऐसा है कि याद हो जाता है बच्चों को, CICN ऐसे 2-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। फ्लो क्या है? CICN में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, CICN। ठीक है? ऐसे याद हो जाता है। दूसरा ये है मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी ना कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को फॉलो करेगी, बट इसमें और भी पैरामीटर्स को ऐड किया जाता है। वो क्या क्या है? वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। मैं येलो कलर से लिख रही हूं ताकि अच्छे से हाईलाइट होकर आपको दिखे। फर्स्ट कैरेक्टर रखा जाता है एक्सटर्नल फीचर्स, है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा बेटा। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यानी कि हम बात करेंगे किसकी? मॉर्फोलॉजी की। ठीक है? दूसरा इंटरनल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इंटरनल कैरेक्टर्स मतलब हम बात करेंगे किसकी? एनाटॉमी की। इसके अलावा देखो, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी याद रह जाता है। इसके अलावा ट्रिक बताती हूं मैं, यहां पर ट्रिक हो जाएगी CDE। ABCDE होता है ना, तो AB नहीं है यहां पर, AB की जगह मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है? और CDE। C4 क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। कैसी सेल है उसमें? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, कैसी सेल है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ डी फॉर डेवलपमेंटल प्रोसेस। उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या चीजें आ रही हैं। और E4 इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, किस हैबिटेट में रहता है, कहां पाया जा रहा है? इकोलॉजिकल प्रोसेस। इन सारी बातों को, इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रख के मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसके आधार पर मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है वो पढ़ी जाती है। तो टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस की
दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आप टेक्सास में, ग्रुप्स में, कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके पढ़ रहे हो। अब वो जब कैटेगराइज कर रहे हो तो वो दो तरीके से कर रहे हो। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में ये 4 स्टेप आते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और मॉडर्न में ये सब चीजें आती हैं। क्या उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, एनाटॉमी कैसा है, उसमें सेल कौन सी है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या वो कहाँ पाया जा रहा है, इकोलॉजिकल हैबिटेट उसकी कैसी है, वो इन्फॉर्मेशन कैसी है। अब देखो क्लासिकल टेक्सोनॉमी के अंदर ना, क्लासिकल टेक्सोनॉमी के अंदर ही ये जो 4 स्टेप हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, एक बार इनकी थोड़ी सी ब्रीफ में बात करते हैं। इसमें कुछ सच डिटेल में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये नाम से ही चीजें समझ में आ जाती है कि क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा इन वर्ड्स को हम समझते हैं, इसके बाद में मूव करेंगे हम लोग सिस्टमेटिक्स पर, ठीक है, इसके बाद मूव करेंगे सिस्टमेटिक्स पर, फिर टेक्सोनॉमी कैटेगरीज की बात करेंगे। पहले ये टेक्सोनॉमी में इन 4 स्टेप्स की बात करते हैं। देखो पहला स्टेप है बेटा, बहुत इजी सी प्रोसेसेस हैं। पहला स्टेप है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ स्टेप है बेटा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन देखो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लास, सॉरी, फोर्थ स्टेप इज नोमेनक्लेचर, फोर्थ स्टेप इज नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये हो जाए। कैरेक्टराइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, आप बिल्कुल ऐसे समझो, आप कहीं घूमने गए किसी भी बायोडाइवर्सिटी पार्क में या कहीं पर भी घूमने गए, तो आपने देखा वहां आपको कोई एक छोटा सा एनिमल दिख गया, है ना, और आप उसे ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, उसके कैरेक्टर्स को नोट करोगे कि भाई ये जो है, पहले तो देखोगे प्लांट जैसा दिख रहा है या एनिमल जैसा दिख रहा है। सपोज एनिमल जैसा दिख रहा है तो पहला कैरेक्टर वो एनिमल जैसा दिख रहा है। दूसरी कैरेक्टर देखोगे कि उसकी बॉडी पर हेयर्स हैं कि नहीं, है ना। तीसरी बॉडी देख रहे हो कि अच्छा उसमें वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है कि नहीं, है ना, हम टच करके वर्टिब्रा पहचान पा रहे हैं कि नहीं, उसमें पूंछ है कि नहीं, टेल है कि नहीं, है ना, वो क्रॉल कर रहा है या वो चल पा रहा है, उसका साइज कैसा है, ये चीजें देखोगे ना। तो पहले तो आप क्या करोगे, उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करोगे, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को नोट डाउन करोगे। कैरेक्टर्स को नोट डाउन करके आप पहचान पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये कुछ गिलहरी जैसा लग रहा है मुझे, ये कोई ना कोई मेमेलियन एनिमल लग रहा है छोटा सा, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, अब उसे क्लासिफाई कर दो किसी कैटेगरी में कि भाई ये मैमल्स तक में आ गया, एनिमल है, वर्टिब्रा है, इसमें इसमें ये क्रॉल कर रहा है, ये कुछ गिलहरी जैसा छोटा सा एनिमल है, इसको मैं मैमल्स तक की कैटेगरी में ले आया, है ना, यहाँ तक ले आया, मैमेलिया तक। अब जीनस तक भी आ गया, मुझे पता चल गया कि भाई ये है ये। अब लास्ट नाम क्या आ जाएगा, भाई आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफाई किसी कैटेगरी में पुट भी कर दिया, है ना, टैक्सॉन में पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, नेमिंग करना रह गया ना, उसकी स्टैंडर्ड नेमिंग करना रह गया। अब उसका स्पीसीज का नेम दे देंगे और बस कर दिया आपने एक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो बैठे बैठे क्लास में एक नॉमेनक्लेचर हो गया, वही है। तो यही है बेटा क्लासिकल टेक्सोनॉमी, कि आप कैटेगरीज में, ग्रुप्स में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो। तो कैरेक्टराइजेशन मतलब कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है, जो भी न्यूअर ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, इसका एनलिस्ट किए जाएंगे, इसके एनलिस्ट कैरेक्टर्स, एनलिस्ट ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर ही, ठीक है, तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स we can identify the organism, yeah, we can get the idea, we get idea कि वो है क्या, वो कैसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। फिर उसे क्या करेंगे, नाउ वी पुट दैट ऑर्गेनिज्म इनटू स्पेसिफिक कैटेगरी या रैंक, या you can write taxon. Now we give accordingly
नेम टू दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो आप कहानी के थ्रू इसको ज्यादा अच्छे से याद रखो। मैंने ये तो बस लैंग्वेज ऐसे ही लिख दी है कि जो 4 स्टेप्स हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, इसी सीक्वेंस में होते हैं कि पहले आप किसी भी चीज को कैरेक्टराइज करते हो, पहचानते हो, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ो, देखोगे, फिर कैरेक्टर्स समझने के बाद उसे आइडेंटिफाई, हाँ ये लग रहा है मुझे कि ये है, ये ऑर्गेनिज्म है, फिर उसको क्लासीफाई करोगे, किसी ग्रुप में रखोगे, एंड देन उसकी लास्ट में नेमिंग करोगे। नेमिंग सबसे लास्ट में होगी। क्लियर? तो ये बात हो गई बेटा टैक्सोनॉमी की, कि टैक्सोनॉमी में हम अलग अलग, अभी बेटा मैं टैक्सोनॉमी में जो कैटेगरीज की बात कर रही हूँ ना, वो अभी ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो है हमारी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, उस पर आऊंगी। अभी आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि मैम हम वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये जो थियोरेटिकल पार्ट है उसकी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बात हो गई। तो ये चारों स्टेप्स को हमने समझ लिया। इसको एज सच एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं समझाया, बस नाम से ही समझ में आता है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस और उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है रिलेटेड ही इससे, वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बेटा एक ऐसी ब्रांच है जो टेक्सोनॉमी के साथ और बेटर वे में समझी जा रही है, यानी कि टेक्सोनॉमी से थोड़ा ब्रॉडर एरिया है स्टडी करने के लिए, कि अगर हम टेक्सोनॉमी की तो सारी चीजें पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मतलब उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स को पढ़ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, उसके सेल्यूलर नेचर को जान रहे हैं, उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी निकाल रहे हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी अगर जान लें कि वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो फाइलोजेनेटिकली रिलेशनशिप किससे रखता है, किससे इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशनरी पाथ क्या है उसका, तो वो कहलाता है सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो पहली बात तो सिस्टमेटिक्स में ना ये लिखेंगे आप कि ये जो वर्ड है ना, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टमेटिक वर्ड डिराइव हुआ है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टमा। ठीक है, जिसका मतलब होता है इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में कोई चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, अब ये जो सिस्टमेटिक शब्द है ना, ये एक ब्रॉडर एरिया है ऑफ टेक्सोनॉमी, है ना। टेक्सोनॉमी का एक ब्रॉडर एरिया है। सिस्टम ऐसे लिख लो आप, देन करके लिख लो, ऑफ टेक्सोनॉमी की जगह लिख लो ब्रॉडर एरिया देन टेक्सोनॉमी, है उसी के अंदर ही, बट थोड़ा सा उससे ब्रॉडर एरिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सिस्टमेटिक्स को देखो आपको अच्छा ऐसे एक चीज और लिख लो इसमें, टर्म, ये सब बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सिस्टमा नेचर was used by Linnaeus for title of his book या पब्लिकेशन। उसका नाम था, दैट इज, क्या नाम था, सिस्टमा नेचर। याद रखना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिस्टमा नेचर। किसकी किताब है, लीनियस की, सिस्टमा। अच्छा मैंने ऊपर लिख ही दिया, सिस्टमेट, ऐसे लिखो यहाँ, सिस्टमेटिक्स। ठीक है, ऐसे लिखो, सिस्टमा नेचर नाम की किताब में सिस्टमेटिक शब्द का सबसे पहले यूज किया था किसने, लीनियस ने। ठीक है, अपनी किताब का नाम था उनका सिस्टमा नेचर, उसमें उन्होंने सिस्टमेटिक शब्द का यूज किया था। अब देखो ये सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या है, बिल्कुल एक लाइन में याद रख लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन में समझ लो, एक लाइन भी नहीं है ठीक से। सिस्टमेटिक्स का मतलब है, देखो टैक्सोनॉमी, पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी आ गया कि आप इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ये सब पढ़ रहे हो, प्लस फाइलोजेनी। फाइलोजेनी, जिनको फाइलोजेनी का शब्द का मतलब नहीं पता, वो ब्रैकेट में लिख लो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो किससे इवॉल्व हुआ है, ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, दिस इज सिस्टमेटिक्स। अब इसमें न्यू सिस्टमेटिक्स वगैरह भी है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसे मैं नहीं कवर कराऊंगी।
नहीं पढ़ेंगे, अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन नहीं डालेंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स मतलब क्या, टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। अगर हम टेक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी को भी स्टडी कर रहे हैं, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी जान रहे हैं, वो किससे इवॉल्व हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास ना यही खत्म करते हैं, बहुत लंबा नहीं करते इस क्लास को। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज सिर्फ इस चैप्टर में बाकी रह गई है, उसे मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसमें हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब की बात करेंगे, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए बेटा। और हाँ, जाते जाते अभी भी अगर आपने चैनल शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।